माफिया है उसको हम लोकेट करेंगे, और ये ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे साथ साथ आपकी भी, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमने इसको लोकेट करना है। जो भी इसमें मुलव्विस होगा उससे मुतालिक गुफ्तगू होगी, वो चाहे कोई एक शख्स इसमें इन्वॉल्व हो, वो कोई चाहे एक इदारा हो, चाहे हॉस्पिटल हो, क्योंकि हमने देखा कई रोज़ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 5-10 रोज़ का बिल लाखों में। हम देखते हैं कि कहीं प्रॉक्सीमीटर है उसकी प्राइस में 500% इजाफा हो गया है। हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी प्राइस में इजाफा हो गया। तो हमने सोच लिया है इस पर बात होगी, बार बार होगी। और नया दिन इस सिलसिले में खास तौर पर एफर्ट करता चला आ रहा है। तो अब इस मामले के ऊपर न सिर्फ ये कि बात होगी बल्कि हम फॉलो अप भी लेंगे। चलिए कुछ इसी तरह की कोशिश करेंगे, अपने रिपोर्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अस्पताल में किस किस मद में चार्जेस नहीं, इजाफी चार्जेस बटोरे जा रहे हैं, ज्यादा रकम बटोरी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आज इस सिलसिले में भी टोटल ब्रीफ आपके सामने रखें, थोड़ा सा आगे चलकर इस सिलसिले में तफसीली तौर पर बात करें। जब हम मुनाफाखोरी की बात करते हैं, हम थोड़े पैसों को डबल ट्रिपल चार्ज करने की बात करते हैं, तो इसी सारी सिचुएशन में कुछ दिल का गुबार निकला उस वक्त जब हम सबके पसंदीदा जाने माने फखरे आलम ने बात की और उन्होंने सोशल मीडिया का इसके लिए सहारा लिया था। एक एक लफ्ज जो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो उन्होंने हमारे दिल की बात कर दी। फखरे आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ समाजी कारकुन सारिम बर्नी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फखर में पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि इस मामले पर आपने भरपूर आवाज़ उठाई और उसके बाद हर TV चैनल ने इस पर बात की। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि इतना चार्ज कर रहा हो, इतना हैवी चार्ज कर रहा हो एक पेशेंट से, और इससे मुतालिक फखर भाई हमने लास्ट वीक भी गुफ्तगू की, क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू सुना था। आपने कहा कि इदारे होने चाहिए, रेगुलेटर्स होने चाहिए। सर रेगुलेटर्स तो हैं और मुतहर्रिक होने चाहिए, बिकॉज जब हमने उनसे बात की सिंध हेल्थ केयर कमीशन से, तो उन्होंने कह तो दिया कि 50,000 से जायद या 40 से 50,000 से जायद नहीं लिया जा सकता पर डे, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है पाकिस्तान में, और सिर्फ सिंध में नहीं, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में है। व्हाट डू यू थिंक, कैसे ठीक होगा ये? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब अगर इम्प्लीमेंटेशन का ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर मतलब शहरी क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ चला गया है। हम लोग किस तरीके से फिर, अगर इस तरह ही है कि लॉलेसनेस है कि आगे से जो इदारे हैं जिनका काम है इम्प्लीमेंट कराना, वही अगर आगे से जवाब आपको देने के जनाब वो है तो इतना 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करें। मतलब अगर वो ही नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट, तो फिर इसका जो बदकिस्मती से फिर इसका मतलब ये निकलता है कि बिल्कुल लॉलेस सोसाइटी हो गई है। और फखर भाई ऐसी सूरत हाल में, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसी सूरत हाल में जब ये सवाल हुक्मरानों से किया जाता है, वो जवाब सुन के दिल करता है कि आप रोएं, क्योंकि जवाब ये होता है जो अमीर है वही जाएगा, गरीब क्यों जाएगा वहां पर, ये जवाब मिलता है हुक्मरानों से। भाई देखिए, मुझे एक चीज बताएं कि 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल का 18 दिन का बिल आया किसी का 28 लाख रुपए का, सॉरी 27 लाख रुपए का। ये मतलब कितने अमीर लोग होंगे इस मुल्क के अंदर। यानी कि आप तो आप ये कहने के अच्छा अमीर आदमी तो चला जाएगा जनाब ऐसे अस्पताल में और उसकी खाल उधड़ जाए तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, और गरीब लोगों को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। वो दूसरे अस्पताल तो है ही नहीं भाई जो इस काबिल हो कि लोग वहां पर जा सके। वो तो बेचारे गरीब मजबूरी में उधर जा रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, क्या हमारी हुकूमतें जो है बार बार हमारी हुकूमतें फेल नहीं हुई है हमें सेहत देने में, हमें तालीम देने में? ये किसका फेलियर है कि जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट अस्पतालों की इतनी बड़ी एक वो खड़ी है इंडस्ट्री, और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी है। और फिर उस पे जुल्म ये है कि बजाय भाई अगर आप एक तरफ तो नाकाम हो गए हमें सेहत और तालीम देने थे, तो दूसरी तरफ कम से कम आप अगर पैसे लगा नहीं सकते, आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे खजाने खाली पड़े हुए हैं, पिछले लोग जो है वो सब कुछ लूट के चले गए और तबाह करके चले गए। चले, ये बात भी मैं मान लेते हैं हम लोग आपकी, लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या आप इतना नहीं कर सकते कि आप कहें कि अच्छा जनाब वो तो हो गया, लेकिन हम आपको इनकी रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के, हम इनको रेगुलेट सही तरीके से करेंगे। एटलीस्ट इतना तो करें, एटलीस्ट इतना तो करें। फखर भाई मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ज़लज़ला आपको भी याद होगा, पूरा पाकिस्तान आपने अपील किया, लोग रोए, बहुत बुरी तरह से रोए, लोग आगे बढ़े और उन्होंने हेल्प किया, पूरे पाकिस्तान ने हेल्प किया, किसी को भी छोड़ा नहीं कि वो मजबूर है, वो परेशान रहे। अब आप यहाँ पर नहीं है, और जब आपकी नज़र से ऐसी खबर गुजरे कि 500 रुपए की चीज़ वो आगे जाके 5,000 रुपए की हो गई, 100 रुपए की सनमक्की पूरा साल चले एक बार खरीदो,
उसकी क्वांटिटी इतनी सारी, उसका इस्तेमाल ऐसा, वो यहाँ 3-3 हज़ार 2,500 में मिल रही है। सांस कोई गिने किसी की और उसकी कीमत लगाए। यहाँ सिलेंडर्स महंगे हो गए, नापैद हो गए, मिलना मुश्किल हो गया। और ये तो मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ फखर भाई, जो पेट्रोल है ना, जब से इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसको सस्ता करें, मिलना मुश्किल है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल है। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ मुनाफाखोर नहीं, इसमें तो आम आदमी भी है। प्लाज्मा बेच रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं, खुद परेशानी से है, दूसरे की परेशानी का लिहाज नहीं, पास नहीं। ये हमारा कैसा रवैया है? बस ये अब क्या है, इसके ऊपर बंदा क्या जवाब दे, आप मुझे खुद बताएं। इस पे इंसान क्या करे? इस पे हम यही कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को दफना के, एक दूसरे का जनाजा पढ़ के, पूरी कौम का जो है ना जनाजा पढ़ के बस साइड पे हो जाए। यानी कि हम जो है मस्जिद में जाके टकरे मार मार के अगली सफ में जाके खड़े होने पे हमारे जो है कि यार इधर उधर किस तरह मैं अगली सफ में आके खड़ा हो जाऊं, वहां पर मतलब ये हमें करने का सारी चीजों का वो है। हमें जो है कोई एक बंदा किसी बंदे से सवाल पूछ ले तो अगला सवाल उस खड़ा हो जाता है, यार तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझसे सवाल? बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे सवाल करें उसी से सवाल। हिम्मत हुई कि तुम हमसे सवाल पूछो? तुम तो दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हो, तुम तो दूसरी सियासी जमात के एजेंडे पे काम कर रहे हो। बिल्कुल। और फखर भाई ऐसा हुआ भी, जब सिंध के हुक्मरान से सवाल हुआ तो जवाब मिलता है कि आपको सिर्फ सिंध नजर आता है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, इधर सिंध से ये पूछें, उधर पंजाब की बात करें तो वो सब आप पे टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं आप सिंध के तर्जुमान हैं। आप तो जी, वो अगर पंजाब से सवाल हो या वफाक से सवाल हो तो कहा जाता है कि आप सिंध के तर्जुमान हैं। जी, तो वही था, तो वो तो हमने यानी कि अवाम को या वो लोग मुझ जैसे बेवकूफ लोग जो कि गलती से हिम्मत कर लेते हैं आवाज उठाने की, हमें फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जाता है। इतना किसी के अंदर बदकिस्मती से ना इतनी किसी के अंदर टॉलरेंस रह गई है, ना किसी के अंदर इतनी शर्म रह गई है कि वो बजाय दलील के साथ आपको बोले भाई या तो आप हमें बताएं कि जनाब ये वजह है, सूरत हाल इस तरह है कि हमसे नहीं संभाली जा रही, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। या तो आप अपने शहरियों को एंगेज करें पॉजिटिवली, आप जिस मर्जी सियासी जमात से हो, इट डजंट मैटर, आप फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान है। क्योंकि ज़ाहिर है फखर भाई ये एक कौम बनने का वक्त था, यहाँ हमें एक कौम बनना था, मफादात अपने जो भी ज़ाती तौर पर थे उनको बालाए ताक रख के एक कौम बनना था। साथ रहेगा सारिम भाई को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारिम भाई, ये वक्त था एक कौम बन जाए, लेकिन कौम एक्सपोज हो गई, इतने माफियाज आ गए सामने कि जिसकी कीमत अगर 100 रुपये थी वो 2,500 तक पहुंच गई। ऑक्सीमीटर था 500% उसकी प्राइस में इजाफा हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर 500% महंगा हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों में चार्ज कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। अब गरीब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सारिम भाई जब लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हो और रोजाना की बुनियाद पे किए जा रहे हो, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो आपके पास आते हैं और वो आपसे मदद मांगते हैं कि मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर को सांस लेना दुश्वार हो रहा है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है। रातों को फ़ोन आते हैं, सुबह फ़ोन आते हैं, यानी सोना हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना मुल्क में, शहर में बढ़ गई है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने हमेशा हुक्मरानों को बुरा भला कह के अपनी जान छुड़ाई है। आज जो शिकायतें हमें हो रही हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं तो नहीं समझता कि इसमें 100% हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है। इसके अंदर खालिसतन 80% हमारी बनती है कि हम चीजों को उन्हीं रेट पे जो है ना बेचें, आगे जो है ना कस्टमर तक के पहुंचाएं। लेकिन अफसोस कि हम खुद इस कदर लालच के अंदर आ गए हैं कि हमारा कि हम किस तरीके से लूट लें। और शायद हमने जितने इस काम में लग गए, शायद उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया अपनी जिंदगी का और बीमारी से महफूज रहने का, कि वो बीमारी से भी बचेंगे और मौत से भी बचेंगे। उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन जिनके आज भी जहन ये कहते हैं ना हमारी जिंदगी का पता है ना बीमारी का पता है, वो आज भी लेकिन एक उनके राह राज पे रहने से अच्छा अमल, हमें सबको बदलना है, हमने सबको चेंज होना है। कल एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि एक शख्स मर गया और उसको गधा गाड़ी के ऊपर डाल करके लेकर के जा रहा है। इससे ज्यादा हम मकसद क्या अपनी मिसाल दें, अपनी जिल्लत की मिसाल दें। बेशक एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में निजाम होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसी चीज मौजूद नहीं है, गफलत की वजह से, करप्शन की वजह से, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको कोई रोल अदा करें?
अगर उस गदर गाड़ी के पास से हमारी गाड़ियां गुजर रही हैं तो क्या हम उस गाड़ी के अंदर डाल के भी नहीं ले जा सकते थे? क्या हम उसको पैसे दे के एम्बुलेंस नहीं करा के दे सकते थे? और एक बात कहूँ आपको कि सरकारी अस्पतालों में मेरा ख्याल है जो मशीनरी, जो निजाम है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। ये मुल्क भर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जानबूझ के वहां का लोग जिनको नौकरियां दी जाती हैं, जो वहीं से खा रहे होते हैं, वो उन मशीनों को खराब करते हैं, उन एम्बुलेंसों को खराब करते हैं, उस निजाम को खराब करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर का जो माफिया है, जो प्राइवेट निजाम चला रहा है, उसके साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा सके। मुझे एक सवाल फखर भाई से भी करना है, लेकिन पहले आप बता दीजिएगा, ये इस कोरोना के फैलने में एक जिसको कहते हैं ना अपना हिस्सा डाला है ऐसे लोगों ने भी, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इंफॉर्मेशन गलत फैलाई। कोई वीडियो बना के उन्होंने कहा कि जी कोरोना कुछ नहीं है, या कोई ऑडियो मैसेज चला कि जी इतना फैल गया है, और हुक्मरान जो है वो झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इस रवैये के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये भी एक आम आदमी ने किया है, ये किसी इदारे ने नहीं किया। बिल्कुल दो चीजें इसके अंदर, कोरोना था, कोरोना है, कब जाएगा ये खुदा जानता है, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हुई, अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह। कोरोना को इस तरीके से लाके पेश किया गया कि वाकई एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये है मौजूद है। हमारे यहाँ एक चीज और उड़ाई गई कि जी हुकूमत को पैसा चाहिए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई हमें तो चाहिए पैसा, हमारी हुकूमत को। दुनिया में जो पैसा देते हैं उनके ये क्यों है अगर पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है? इसे भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फखर साहब। अब आप चूंकि आप बाहर हैं पाकिस्तान से, तो ये फरमाइएगा कि जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है सो हो रहा है, वहाँ पर ये सारी सिचुएशन को केटर करने के लिए, डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए वहाँ के अथॉरिटीज़ क्या इक़दाम वो ले रहे हैं, और साथ में ये भी बताइएगा वहाँ पर अवामी रवैया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल बहुत ही जोरदार तरीके के साथ शुरू में ही यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्फेक्शन का स्प्रेड जो था वो आहिस्ता हो गया, स्लो डाउन हो गया, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है वो सारे कारोबार, सारे दफातर जो हैं वो फेज बाय फेज खुलते चले जा रहे हैं, और रोजाना जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो कम हो रहा है, उसके नंबर्स नीचे आ रहे हैं, और जो डेथ्स हो रही हैं, फेटेलिटीज, उनका भी नंबर नीचे आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टेड केसेस कम हो रहे हैं आपके। तो ये सूरत हाल है। हाँ, एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पे सबको नजर आ रही है कि मुआशी तौर पे पूरी दुनिया की जड़ें हिल के रह गई, मईशत, पूरी दुनिया की मईशत की जड़ें हिल के रह गई हैं। तो इस वक्त जो तकलीफ वाज़ेह तौर पे नमूदार हो रही है वो हो रही है कि जो कारोबार हैं लोगों के वो बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोगों को इस तरह के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो अब उनके सामने बहुत बड़े नौयत की जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये जो चुपके से लोगों को नौकरी से निकाला मिलना, यहाँ थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ, क्या वहाँ भी हुआ, ये भी बताइएगा। और लास्टली प्लीज, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कह सकता हूँ कि किसी ने, आई डोंट थिंक आप किसी को चुपके से निकाल सकते हैं नौकरी से। एक बड़ी सिंपल सी सूरत हाल है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती है, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके पास एक जो पैसे मौजूद होते हैं, उनके मालकान के पास है, कंपनी के पास, वो उसी से आपकी सैलरी दे सकती है ना। अगर आगे से रेवेन्यू ना आ रहा हो और उनके पास इतना कैश फ्लो ना हो कि वो सस्टेन कर सके एक लंबे पीरियड के लिए, तो ऑब्वियसली फिर वो या कंपनी बंद करेंगे या लोगों को कहेंगे कि सॉरी आप अभी वो है। तो ये सख्त फैसले करने के फैसले। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग इस वक्त एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी में मौजूद हैं, और जब आपकी कौमी हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है ना, तो कौमी हेल्थ इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पतालों को भी कौम के साथ खड़ा होना होगा। तो प्राइवेट अस्पतालों को, मैं नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट ना बनाएं, आप कमाएं ना, आपकी इन्वेस्टमेंट है, समझ सकता हूं मैं उस पर आपको नहीं रोक रहा, लेकिन इस वक्त आपका रवैया ये होना चाहिए क्योंकि ये एक कौमी पैंडेमिक, एक कौमी नेशनल क्राइसिस है। इसके अंदर हम अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। जहां हम नॉर्मल दिनों में 25%, 30% मुनाफा किसी चीज पे कमाते हैं, उस पर हम इस वक्त 8 या 10% कमाएंगे। लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि यहाँ पे तो 70%, 400%, 600% तक मुनाफा कमाया जा रहा है। दुरुस्त। और इसमें ये भी हो सकता है फखर भाई कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे हॉस्पिटल्स को जो कोरोना को डील करें। बेहद शुक्रिया फखर भाई, साथ मौजूद थे आप, और सारिम भाई आप भी साथ दे रहे थे हमारे इस गुफ्तगू।
जिस तरह हम बात करेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जिस तरह आज हम माफियाज की बात करें, चलिए अब सर सिंध के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है या हम उम्मीद रखें कि एक्शन होगा। वी हैव सईद गनी विद अस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतालिक अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे और सवाल तो यही है कि ज़ाहिर है इदारे भी हैं और हुकूमत भी है जिन्होंने इनको लगाम डालनी है। थोड़े एग्जांपल्स भी कोट कर देते हैं सर। हमने इससे पहले गुफ्तगू की ऑक्सीजन सिलेंडर से मुतालिक, हमने बात की पल्स ऑक्सीमीटर से मुतालिक कि 500% इनकी प्राइस में इजाफा हुआ है। एक्शन बहरहाल सर आपकी हुकूमत ने लेना है, ले रहे हैं सर एक्शन? वो तमाम लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की जरूरत है उनको हम मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर सब्सिडाइज कीमतों में जो है गैस की फराहम करेंगे। हमने एनडीए को भी खत लिखा है कि वो भी ये अशिया प्रोक्योर करें जिनकी घर पे आइसोलेटेड को जरूरत है ताकि उनको हम ये फराहम कर सकें। तो कोशिश वो पूरी कर रही है। अभी कुछ रोज कबल हमने एक EOI भी अखबार में दिया है और उसके बाद में ऑक्सीजन फराहम करने वाली जो कंपनीज है जिनकी तादाद की शक्ति है उससे हमने ये मांगी है, दरखास्तें कि वो बताएं कि अगर हम लोगों को फराहम करना चाहते हैं या ऑक्सीजन फराहम करना चाहते हैं तो किस तरह से वो काम शुरू किया है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को हम मुमकिन हो जितना हम दे सकते हैं हम सब्सिडाइज करेंगे गैस। सईद गनी साहब, वज़ीर आज़म ने तो क्लियर कह दिया है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि रोज़ाना ही हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप लोग कैसे देखते हैं, सिंध हुकूमत कैसे देखती है? सूरत-ए-हाल तो बहुत संगीन है और मैं समझता हूँ कि हमारा जो मौक़िफ़ था, जो तहज़ा था, जो हमारी अप्रोच थी वो अब दुरुस्त साबित हो रही है। हम ये समझते हैं कि कोरोना को रोकने के जो तरीके मुस्तकिल शुरू हुए होते हैं, जिन ममालिक ने कोरोना को ज़्यादा फैलने से ठीक है, हम कोशिश करेंगे नए सिरे से आपसे इस बारे में बात कर सकें। थोड़ा सा गुफ्तगू करना जा रहा था। बहरहाल सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन तशवीशनाक है, बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी एहतियात इख्तियार करना, रश न लगाना। इसी सिलसिले में हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है अब ये जानिए। कोरोना वार्ड में दाखिल मरीजों की आदत के लिए तीमारदार आए, इसके लिए बड़ी सहूलत है। बराह रास्त वीडियो कॉल के लिए काउंसलिंग रूम बनाया गया है। अब ये काम किस तरह से करेगा, दीगर मामला क्या हैं, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल आसिम खान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना के कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं? जी थैंक यू सो मच। इस टाइम जो हमारा कोरोना कॉम्प्लेक्स है जो हमने इस्टेब्लिश किया है, इट कंसिस्ट ऑफ 205 बेड्स। उसमें हमारे पास अभी जो पेशेंट्स हैं वो 78 हैं, जिसमें पॉजिटिव पेशेंट्स हैं 35 और जो मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स हैं 25 वो हमारे पास फ़िलहाल जो ICU में है वो वेंटिलेटर पे हैं। जो कुल तादाद है पेशेंट्स की तो वो 78 है जी। ओके, और जिस खबर की अब हम बात कर रहे थे कि जो अटेंडेंट्स हैं या जो फैमिली का कोई भी शख्स है जो कि मुलाकात करना चाहता है, ज़ाहिर है ख्वाहिश होती है आप अपने पेशेंट से बार बार मिलें, हाँ एग्जैक्टली कंसर्न होते हैं, आपको उनकी हालत के हवाले से पूछना चाह रहे होते हैं। और ये बड़ा अच्छा स्टेप आप लोगों ने लिया कि अब उनकी वर्चुअल मीटिंग कराते हैं। थोड़ा सा बताएंगे डेली कितनी मीटिंग्स होती हैं और एक मीटिंग के लिए कितना टाइम होता है? जी बिल्कुल, ये प्रोफेसर नौशरवान बरकी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उन्होंने जो कुछ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हुई थे, तो उसने कहा था कि बजाय इसके कि हम अटेंडेंट्स से और पेशेंट से एक्सपेक्ट करें, ख़ुद से स्टार्ट लें। ख़ुद से स्टार्ट ये लें, जो कम्युनिकेशन गैप है जो अटेंडेंट्स और पेशेंट के दरमियान था, उसको हमने ब्रिज करने के लिए काउंसलिंग रूम, हमने काउंसलिंग सेक्शन बनाया है। दो काम इसमें होते हैं, एक हम पे अटेंडेंट्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, दूसरा अगर वो चाहें तो हम उनकी जो है ना उसी टाइम लाइव वीडियो कॉल पे बात करवा सकते हैं। ना सिर्फ वो पेशेंट के साथ अपने बात कर सकता है, वहाँ पर जो तिब्बी अमला है उससे भी अपने पेशेंट के बारे में, इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में वो बात कर सकता है। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं। 100 से ज़्यादा हमने जो है ना वीडियो कॉल्स की हैं, 100 से ज़्यादा अटेंडेंट्स को हमने यहाँ पर फैसिलिटेट किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आसिम साहब, ये भी ज़रा सा आप हमें बताइएगा कि लोग कितने मुतमईन हैं या कितने खुश हैं इस सहूलत के मिलने के बाद। दूसरे ये कि जो कोरोना पेशेंट है
उसको बात करते में दिक्कत होती है, उसका सांस फूलने लग जाता है, तो उसको भी थोड़ा टाइम लिमिट करने के लिए आप लोगों ने कुछ करके रखा है? दोनों बातें बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि अटेंडेंस इंतहाई इसके, जिस तरह मैंने कहा कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अटेंडेंस खुश हैं, वो मुतमईन है, बहुत ज़्यादा मुतमईन है। ना सिर्फ अटेंडेंस मुतमईन है, जो पेशेंट है वो अगर अपने बेटे के साथ लाइव बात करता है, ज़ाहिर है अगर अंदर कोई अटेंडेंट जाता है तो वो प्रॉपर PPE किट पहन के, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो पेशेंट होता है वहाँ पे उसको मेंटल जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है कि ये क्यों मतलब इतना PPE किट पहन के यहाँ पर आया है। जब लाइव बात करता है तो वो इंतहाई खुशगवार मूड में होता है। वो जो उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं ना किसी कोरोना पेशेंट के, तो जब वो जा रहे होते हैं वापस बात करने के बाद में, वो उनका जो एक रवैया होता है, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, थैंक्स करके जाते हैं, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आप जरा क्वेश्चन दोहराएं, आपकी आवाज़ मैं ये पूछ रही हूँ कि जितने भी लोग बात करके जाते हैं अपने फैमिली मेंबर से, जब वो जाने लगते हैं तो आपका जो दीगर अमला है वो उनको थैंक्स करके जाते हैं, जज़ाकल्लाह कह के जाते हैं, खुश होके जाते हैं। जाहिर है उन्होंने अपने प्यारे से बात कर ली, इतना तूफान है सोशल मीडिया पर कि पता नहीं किस तरह से रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं तो फिर उनके फीलिंग्स तो डिफरेंट होते होंगे ना। जी बिल्कुल, जो मुझे समझ आ रही है आपकी क्वेश्चन की, तो ये है कि डेफिनेटली इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अटेंडेंस के बजाय पेशेंट को होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस के साथ और डिप्रेशन के साथ होते हैं। जब वो बात करते हैं अपने बेटे के साथ, प्यारों के साथ, तो उनको जो है ना वो मेंटल एक रिलीफ मिलता है। और ये जब भी मतलब ये अटेंडेंट डिमांड करे तो हम उनकी बात करवा सकते हैं। ओके, लेकिन बताएं कि आप बात करा सकते हैं, आपने सेटअप किया हुआ है, यानी मैं ये समझूं कि पेशेंट के पास खुद एक मोबाइल फ़ोन नहीं है, खुद वीडियो कॉल नहीं कर सकता फैमिली से, वो आप लोग ही कराएंगे? आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन इस तरह है कि पेशेंट मतलब अगर वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद उसको हम परमिशन देते हैं कि वो बात करे। नहीं आसिम साहब, मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या एक पेशेंट जब चाहे खुद से अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता, वीडियो कॉल नहीं कर सकता, फ़ोन उसके पास नहीं होता? वीडियो कॉल की फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल होती है, वो जब भी चाहे तो वो बात कर सकता है। ठीक, बेहद शुक्रिया आसिम साहब साथ मौजूद थे, और आपने कहा कि जितनी बार चाहे बात कर सकते हैं, जितनी बार चाहे अटेंडेंट पेशेंट से बात कर सकता है। और ज़ाहिर किरण आपने भी दुरुस्त कहा, वो अटेंडेंट खुश होता होगा जब पेशेंट से और डॉक्टर से मुलाकात या बात होती है। फीडबैक फॉर्म होना चाहिए और दोनों तरफ का होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिसने फैसिलिटी जिसने अवेल की है ना, उसका रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम यहाँ पर कोरोना से लड़ रहे हैं, और ज़ाहिर आज हमने पूरे शो में माफिया से मुतालिक तो बहुत बात की है, और एट द सेम टाइम हमने ये बात की है कि ज़रूरत क्या है। ज़ाहिर है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है, पल्स ऑक्सीमीटर कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है। इस दौरान बहुत से इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी काम कर ले वो काम बहरहाल कम है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। तो अल-खिदमत फाउंडेशन की आज हम बात करेंगे किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी जारी है मरीजों को, पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो दिए जा रहे हैं। खिदमत इंसानियत के इस अहम कदम पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का सर। जिस तरीके से अल-खिदमत काम कर रही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे बताइएगा स्टैट्स क्या हैं इस वक्त के, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप लोगों की तरफ से दिया गया है पल्स ऑक्सीमीटर, जिनको आपकी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है और बार बार रिप्लेस किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ज़ाहिर इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, घर में वो हो सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन घर में भी जो लोग रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम आने का चांस होता है कि उनकी सांस में मसला हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर, उनकी ऑक्सीजन की मकदार नापने के लिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरत पड़ जाती है। अब अफसोस की बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने तो अस्पतालों में पिछले 3 महीने में इतनी तैयारी भी नहीं की, वो जो है वो 300 बेड बना सकती है ऐसे जिनमें ऑक्सीजन लोगों को दिया जा सके। अफसोसनाक बात है। जो काम 60-70 सालों में नहीं हुआ, 3 महीने में कैसे होता? नहीं सर, सब कुछ हो सकता है। ऑलरेडी ये सारे सिस्टम मौजूद होते हैं अस्पतालों के अंदर। सिर्फ आपको कुछ अस्पतालों को, मसलन अब्बासी शहीद अस्पताल है, इसको क्यों नहीं पूरे के पूरे को कोरोना का अस्पताल बना देते? यहाँ पर आपको तकरीबन 1500 से लेकर 1000 लोग एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, तो भाई अब 3 महीने गुजर गए ना, सारी बातें आवाम से कहते रहते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते। तो अब हमने बहरहाल खैर, ये तो हुकूमत के करने का काम है कि लोगों को ऑक्सीजन भी फराहम करे। चले, वेंटिलेटर की हम बात अभी नहीं कर रहे ना, पहला सेकंड स्टेप होता है, ये HDU कहलाते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। इनको बनाने में तो कोई मसला नहीं था। हमारे पास
अवेलेबल रिसोर्सेज में भी ये काम हो सकता था और जितने पैसे इनके पास नहीं हो सकता। जब अल खिदमत जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हजारों की तादाद में मुल्क में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर रहे हैं, सिर्फ शहर कराची के अंदर हम सैकड़ों लोगों को दे चुके हैं और अब मुसलसल हमने कहा है कि 15,000 रुपए में ये, अब देखें इसकी कीमत भी बढ़ गई, इसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बना रही हैं, उनके रेट बढ़ गए हैं, उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी नहीं कर सकते। आप लोगों को मार रहे हैं और कंपनियां जो हैं वो लूट मार शुरू करते हैं और आप उनको कंट्रोल ही, उनके प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। नईमुर रहमान साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये जो सारी सूरत हाल है इसका सरासर फायदा जो है ना वो इस तरह के कंपनीज उठा रही हैं या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उठा रहे हैं कि जो एक दिन का ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं। आम दिनों में जो उनके चार्जेस थे या तो उससे कम होता या तो फिर कुछ तो ख्याल कर लेते हैं। सारी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं प्राइवेट, सरकार का तो हाल पता चल गया। अब प्राइवेट अस्पतालों में आगा खान है, ज़ियाउद्दीन है, कोड़ियों के मोल में इनको जमीनें दी गई, इनको सारी जो है फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। जब कौम पर मुश्किल वक्त आया तो कोरोना को ये इसके ऊपर तो ये कर सकते थे ना, चलें फ्री ना करते तो कम से कम उस रेट में कर लेते जिसमें इनको पड़ता है, लेकिन इससे भी कमा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए जो है वो एक रूम का किराया इन्होंने रखा हुआ है, 2-2 लाख रुपए रखा हुआ है। कुछ वाला है अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज रेट है सही। ये तो सर हम इस वक्त हुकूमत को मुर्दे इल्जाम तो ठहरा, लेकिन सर मैं वापस आऊंगा, मैं आपकी काविशों से मुताल्लिक आवाम को बताना चाह रहा हूँ जो आप लोग करें। आपने कहा कि इस वक्त हज़ारों लोगों को दिया जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थोड़ा सा बताएंगे सर कोई कैसे राब्ता कर सकता है आपसे जिसको ये रिक्वायर्ड, और राब्ता करने की कितनी देर बाद उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है? देखें, हमारा एक तो जो फोन नंबर भी है 111503-504 कराची में, अगर आप कॉल करें तो आपको जो है वो कराची में राब्ता हो जाता है। कुछ और नंबर भी हमने अपने वेबसाइट के थ्रू दिए हुए हैं और इसकी तशहीर भी की हुई है। लोग राब्ता करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त ये अवेलेबल है, फला जगह से आप कलेक्ट कर लीजिए। वहां से वो लोग ले जाते हैं, जरूरत पूरी हो जाए तो वापस भी कर देते हैं। 15,000 रुपए का हमने इसको रखा हुआ है, इसलिए कि अब तो और महंगा होता चला गया, लेकिन हमने अब तक जितने लिए हैं वो 15,000 रुपए एवरेज में, लेकिन हम लोगों को फ्री देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इसके पैसे अदा कर दें और चाहें तो आप रख लें, लेकिन हम आपसे ये चाहेंगे कि जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए वापस कर दें। एंड स्टिल अल खिदमत के पास इस वक्त स्टॉक है। अभी देखें, जाहिर है कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी प्रॉब्लम आ रही है और जो सिलेंडर जहां पर अवेलेबल होते हैं वहां से मिलना भी जो है बहुत मुश्किल हो गया। हमने फिर भी बहरहाल अभी हमारे पास कुछ दिन का स्टॉक तो मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के इसको खरीदते रहें और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया, कैपेसिटी बढ़ाने की भी आपकी कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त हो गया, आप साथ बात करते, बहुत अच्छा काम आपकी तरफ से किया जा रहा है। यही अच्छा काम सबको करना चाहिए, यही अच्छा काम अस्पतालों को भी करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल का ही तो काम है फैसिलिटेट करना इस हेल्थ सिस्टम। और किसका एग्जैक्टली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले सिपाहियों को आज हम सलाम पेश करते हैं। शहरियों की जिंदगियों को साल भर महफूज बनाने वाले पुलिस एहलकार कोरोना जैसी सूरत हाल के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि जो उनकी ड्यूटीज थी वो और टफ हैं, जो ड्यूरेशन था वो बढ़ चुका है और ज़ाहिर है हमें इस वक्त नजर शदीद गर्मी है, गर्मी है, कोरोना का खदशा है, ये खुद उसकी लपेट में आ रहे हैं, लेकिन इनका अज़्म कम नहीं होता। लंबी लंबी शिफ्ट्स करते हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ करते हैं, घर से बाहर रहते हैं बहुत देर के लिए, और फिर खाना कब खाया कब नहीं खाया, दिन में कितने मील्स थे, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ मेहनत देखिए और अपना रवैया ज़रूर देखिए सबके साथ में। आज जब हम बात कर रहे हैं कि ये खुद किस तरह से कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं, तो फिर हम आज करेंगे सबसे पहले कराची करो, और हमारे रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं। शाहनवाज, ज़रा बताइएगा अदाद-ओ-शुमार क्या है, कितने पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जो कोरोना से भी लड़ रहे हैं इन हालात के साथ साथ? देखिए किरण, जिस तरह डॉक्टर्स इस वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और मुतासिर भी हुए हैं, इसी तरीके से इसी फ्रंट लाइन पर हमारे पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ जो है वायरस से लड़ रहे हैं और इससे मुतासिर होते भी नज़र आ रहे हैं। अब तक सिंध भर में 780 पुलिस एहलकार और अफसरान ऐसे हैं जो इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 284 पुलिस एहलकारों में नए जो है वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें वायरस पाया गया है। और अगर हम बात करें जो रिकवर हो चुके हैं तो 142
193 जो है पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जो इस वायरस को शिकस्त देने के बाद अपनी ड्यूटीज पर वापस चले गए हैं और इसी फ्रंट लाइन पर खड़े हो गए हैं। 8 एहलकार ऐसे हैं जो इस वायरस से शहीद हो चुके हैं, जिनकी उर्सा से हमें भी ताज़ियत है। अब तक जो है 194 पुलिस एहलकार जो इस वायरस को शिकस्त देने के बाद जो ड्यूटीज़ पे गए हैं, हमारी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि हम फिर दोबारा जो है अपनी जो है ड्यूटी उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, हमें वायरस हमें हरा नहीं सकता। एडिशनल IG की जानिब से ख़ास हिदायत दी गई है कि जो सड़कों पर एहलकार ड्यूटीज़ दे रहे हैं, जो अफसरान ऑफिस में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें और तमाम जोनल DIGs को हिदायत दी गई है कि वो इसको मॉनिटर करें। ताहम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सड़कों पर जो है पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतियात नज़र नहीं आ रही है। उनके पास मास्क नहीं है और उनके पास सैनिटाइजर नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है और वो थानों के अंदर जो है जिस तरीके से समाजी पास्ता अख्तियार करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस एहलकार अपनी तौर पर कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सामान की जो है अदम दस्तयाबी है और कुछ जो है जो एहलकार हैं अपने पैसों से ये सामान खरीदते हैं और कहते हैं, शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत की जानिब से, इन हालात के बावजूद शाहनवाज ये लंबे शिफ्ट्स करते हैं, ये शिकायत नहीं करते, ये शहरियों का गुस्सा भी सह जाते हैं, उनकी बहस भी सह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस पूरे शहर के लिए। बिल्कुल, इनकी ड्यूटी शिफ्ट जो है 12 घंटे की है और 2 घंटे जो है घर से आने और जाने में ट्रैवलिंग में लगा लें तो तकरीबन 14 से 15 घंटे ये रोज़ाना सड़कों पर नज़र आते हैं। उसके बाद ये अपने अहल खाना को भी टाइम देते हैं, तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। छुट्टी कोई नहीं होती इनकी, तो ये देख सकते हैं कि कितनी कोई भी हालात हो, कोई भी बारिश हो, कोई भी हो, ऐसा वाक़या हो, ये सबसे आगे खड़े होते हैं और अपने शहरियों की मदद कर रहे होते हैं। तो ये हमारे हीरोज़ हैं और इनकी हीरोज़ की हमें हमारे मुहाफ़िज़, हमारे हीरो हैं, इनको हमारा सलाम है, इनको समा का सलाम है। ये आज हैं तो हम अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। नो मैटर मसाइल हर इदारे में होते हैं, नो मैटर बहुत सी काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, लेकिन जहाँ अच्छी बात है वहाँ उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो हमने बात की कराची की, लाहौर की सिचुएशन क्या है, जहांगीर खाना में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, हमारे मुहाफ़िज़ किस कदर मुतासर हुए हैं यहाँ पर? लाहौर पुलिस के सरबराह का दावा है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला महकमा पुलिस है और जब अदादो शुमार और हालात वाक़यात पर नज़र डालें तो इस दावे के दुरुस्त साबित होने में शुकूक व शुबहात नहीं रहते, क्योंकि अब तक 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 192 एहलकार अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं या उन्होंने अपने आप को अपने घरों में आइसोलेट किया हुआ है। 8 एहलकार कोरोना के बाइस शहीद हो चुके हैं, जबकि 115 एहलकार सेहतयाब होकर दोबारा से अपने फ़राइज़ संभाल चुके हैं। इन मुतासिर होने वाले एहलकारों में 1 SSP, 8 DSP और लाहौर के 11 SHOs भी शामिल हैं। एहलकारों की सेफ्टी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, इस बारे में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तमाम एहलकारों को सेफ्टी किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र्स उनके ड्यूटी पॉइंट्स पर फराहम किए गए हैं और फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम थानों में और पुलिस से मुतल्लिका तमाम ऑफिस में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और ना सिर्फ पुलिस एहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, बल्कि साइलिन के लिए भी ये लाजिम करार दिया गया है कि वो थाने में दाखिले से पहले मास्क ज़रूर पहने और अगर वो मास्क नहीं पहनते तो उनको पुलिस सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। और जो एहलकार इस वबा की वजह से शहीद हुए हैं उनको उनके अहले खाना को, उनके लवाहिकीन को वाजबात की जल्द अज जल्द अदायगी के लिए IG पंजाब को सिफारिश भी कर दी गई है। जो SOPs पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं उन पर ख़ुद भी अमल दरामद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस वबा को यहीं पर कंट्रोल किया जा सके और ना सिर्फ एहलकारों की सेफ्टी यकीनी बनाया जा सके बल्कि आवाम की सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया। KP का तस्करा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी पुलिस का अज़्म है सलाम करने लायक, लेकिन एहलकार बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना का शिकार भी होते जा रहे हैं। कोरोना से लड़ते लड़ते 3 एहलकार जान की बाजी भी हारे। मज़ीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा में डॉक्टर पैरामेडिक्स के साथ जो है पुलिस भी जो है फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। SOPs पे अमल करवाने की बात हो, हुकूमत की जानिब से लागू की जाती हैं जिसमें मास्क पहनना है और एहतियाती तदबीर इख्तियार करना है, तो पुलिस ही वो महकमा है जो इस पर अमल दरामद करवाती है और फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से बात करें तो 171 के करीब जो है पुलिस एहलकार जिसमें अफसरान भी शामिल हैं वो जो है कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें जो है 3 पुलिस एहलकार जो है वो
वो शहीद भी हो चुके हैं, जिसमें एक का ताल्लुक नौशहरा से बताया जाता है, एक पेशावर से और एक जिसका लकी मरवा से बताया जाता है। 3 पुलिस एहलकार अब तक जो है इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 171 के करीब जो है टोटल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकार इससे मुतासर हुए हैं। पुलिस ने जो है जो 3 एहलकार शहीद हुए हैं उनको जो है शहीद डिक्लेयर करके उनका यही कहना है जी खैबर पख्तूनख्वा के उनको जो है शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा। सज्जाद, बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हम बात करें केपी पुलिस की, इस वक्त हमें ज्वाइन किया IG KP सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, स्टैट्स तो हमारे रिपोर्टर ने हमारे सामने रखे, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप प्लीज़ इनिशियली हमें बताएं कि इस वबा से लड़ने के लिए ज़ाहिर है हमें अपनी हिकमत अमली बनानी है, हर इदारे ने अपनी हिकमत अमली बनाई है। आपने क्या किया इस हवाले से? क्या प्रैक्टिसेस चेंज की कि सिचुएशन को हम कंट्रोल भी करें और ख़ुद मुतासर भी ना हो, हमारे मुहाफ़िज़ मुतासर भी ना हो? सर, दोबारा से रब्ता करते हैं उनसे, हम बात करें IG KP से और रब्ता दोबारा करते हैं। है दोनों ही बातें हैं, एक तो ये कि SOPs पर अमल करवाया कैसे जा रहा है, और दूसरे ये कि फिर महकमे के लोगों का तहफ़्फ़ुज़, कोरोना से बचाव ये कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसी बारे में आज बात भी कर सकें, क्योंकि जैसे हमने आपके सामने आदाद शुमार भी रखे, हमारे रिपोर्टर सजाद हैदर बता भी रहे थे कि इस वक्त शहदा भी हैं इस महकमे के, मुतासर भी हैं और कोरोना से लड़ भी रहे हैं और घंटों घंटों लंबी शिफ्ट्स भी कर रहे हैं। हर सूबे से हमारे पास इसी तरह की खबर है, हर जगह हम यही देखते हैं। ये हम तो बात करने जा रहे थे KP की, लेकिन मैं एक बार दोहरा देती हूँ सिचुएशन को। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के सूबों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी पुलिस एहलकार सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं, SOPs पर अमल करवाते दिखाई देते हैं, उनकी टफ तरीन ड्यूटीज़ हैं, टफ तरीन हालात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी याद दिला दूँ आपको कि जब पुलिस को समझाना पड़ रहा होता है, वो थोड़े से परेशान भी होते हैं सिचुएशन में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, हौसला नहीं हारते। हमारा राबता दोबारा बहाल हुआ है IG KP सनाउल्लाह अब्बासी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया। सर, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर स्टैट्स तो हमने सामने रखे कि 171 एहलकार अब तक कोरोना से मुतासर हुए हैं KP पुलिस के। सर, क्या प्रैक्टिसेस चेंज की हैं, कौन सी SOPs, कौन सी एडवाइजरी जारी की है जिससे ज़ाहिर है हम इस वबा से निमटना भी है लेकिन ख़ुद मुतासर भी नहीं होना, उसके लिए क्या किया है पुलिस में? बड़ी मेहरबानी आपकी। हमने पहले तो अपने आप को भी बचाना है और बाकी ईमानदार अफराद को भी बचाना है, इसलिए हमारी अपनी सिक्योरिटी बड़ी अहम है। इसलिए हमने SOPs इशू की हुई हैं। SOPs ये हैं कि जो सीनियर अफसरान हैं वो वीडियो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। कॉन्फ्रेंस करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करें, अगर मॉनिटरिंग करनी है तो वीडियो सर्विलेंस करें, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें और कैमरास का इस्तेमाल करें सर्विलेंस के लिए। एक चीज़ बड़ी देखी गई है कि जब ये लोग हमारे जो जवान हैं वो घरों पर जाते हैं तो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। ड्यूटियों पर जितने थे मेरे ख्याल में वो कम से कम इन्फेक्ट हुए हैं, तो हमें उनकी अभी तवज्जो हम उनकी घरों पर भी दे रहे हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन न। सर, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करेंगे आप कि वो एक्सपोज्ड होते हैं, वो अपने घर जाते हैं, फिर उसके बाद में घर पे। हाँ, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि जब वो लोग घर पे जाते हैं तो घर में सोशलाइजेशन होती है और इधर उधर लोगों पे जाना होता है। जब ये ड्यूटी पर होते हैं तो शायद SOPs पर ज़्यादा अमल दरामद होता है। कभी छुट्टी पर जाते हैं, कभी घरों पर मिलने जाते हैं, ऑफ ड्यूटी करके घरों पर जाते हैं, तो ये मुशाहिदे में या एम्पिरिकल जो एविडेंस आई है वो यही आई है। फिर अब इसके आगे फिर आप लोगों ने क्या किया और ये भी बताइएगा? हाँ, हमने उनको ट्रीटमेंट वगैरह देना है, इस सब के लिए भी क्या कर रहे हैं वो भी बताइएगा। उनके घरों को महफूज बनाने के लिए हमने उधर इक्विपमेंट की प्रोविज़न दी है कि उनको घरों पर इक्विपमेंट दिए जाएं और सोशलाइजेशन उनको SOPs दी गई हैं कि घरों पर कैसे आपने ऑपरेट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, वो भी SOPs बना के उनको दी गई हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी जितनी फ़ोर्स है उसके मुकाबले में दूसरे प्रोविंस से सबसे कम इफ़ेक्ट यहाँ पे हुए हैं। 171 हैं, 3 की डेथ हो चुकी है, 50 के करीब रिकवर हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप की प्रोटेक्शन करें। तो इंशाल्लाह होपफुली अभी देखें आगे क्या होता है। ठीक सर, ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है तो हम इसमें भी कोशिश कर रहे हैं
कि अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। ज़ाहिर है सर, जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, कुछ इलाके सील करने की बात है, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी पुलिस एहलकारों की जो कि ऑन ड्यूटी होते हैं। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि हम ज़ाहिर है कुछ रिवायती बातें अगर कर लें जो हम सुनते आए, करते आए, कहते आए, पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर, पुलिस एहलकारों को लेकर, उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर, एट द सेम टाइम उनकी मुश्किलात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हम देखते हैं आए कम सैलरीज हों, हम देखते आए कि टफ शिफ्ट्स हैं, हम देखते आए कि रिसोर्सेज का मसला है। एट द सेम टाइम सड़कों पर जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, लोगों का रवैया वो भी हर्ट करता है। जब लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, हौसला टूटता है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना है जो कि हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम यही कहेंगे कोशिश कर रहे हैं, उसे हम नाकाम करेंगे। बट पुलिस एहलकारों का हौसला आपको लगता है कि वो भी थोड़ा सा टूट रहा है उन रवैयों की वजह से कि एट दिस पॉइंट कि जब वो टफ ड्यूटीज़ भी करें फिर भी लोग बात नहीं सुनते, वो उनकी बेहतरी की बात करते हैं, वो बात नहीं सुनते? बड़ी मेहरबानी आपकी। हम अभी 2 चैलेंजेस को फाइट कर रहे हैं। एक तो कन्वेंशनल क्राइम है, दूसरा ये कोरोना का फिनोमेना है। कोरोना का फिनोमेना नया फिनोमेना है, कभी पाकिस्तान में ऐसी या इवन दुनिया में कभी ये ऐसी चैलेंज कभी नहीं आई थी। तो ये दोनों चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। आप देखें कि इस चैलेंज के बावजूद यहाँ पे केपी में सबसे क्राइम जो है वो कम हुआ है। इसका मकसद यही है कि दोनों चैलेंजेस से हम फाइट कर रहे हैं। और वो जो हमारा कन्वेंशनल क्राइम है, कन्वेंशनल काम है, वो भी सफ़र नहीं हुआ है। तो लोगों का जो रवैया है, लोगों का रवैया मेरे है एस्टीमेट के मुताबिक तो मेजॉरिटी का अच्छा है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी रवैया और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लास्टली बता दीजिएगा शहदा पैकेज से मुताल्लिक अगर कुछ स्टैट्स आप शेयर कर सकें, जो शहीद हुए हैं आपके एहलकार, आपके अफसरान, उनके हवाले से अगर कुछ डिटेल्स दे सकें। जी, हमने जितने ये 3 हमारे जवान शहीद हुए थे उनको शहीद डिक्लेयर कर दिया है और उनको जितना रेगुलर शहीद को पैकेज मिलेगा वही इनको भी पैकेज मिलेगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोज पीपल वो शहीद जो हुए हैं कोरोना को फाइट करते हुए, उसको उनका ही दर्जा मिलेगा जो आम। ठीक, सना अब्बासी साहब, IGKP, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और ये बड़ी अच्छी बात आपने की। यू आर वेरी पॉजिटिव टू से दिस कि लोगों का रवैया बदल रहा है और मेजॉरिटी का रवैया अच्छा, और यही चीज़ हमें हर जगह से देखनी चाहिए। एनीवेज, नाउ वी हैव एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ किस तरीके से मुतासर हो रहे हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जज्बा ज़रा बताइए मुझे उन एहलकारों का जो कोरोना को शिकस्त देकर दोबारा अब ड्यूटी पर हैं, कि जो मुतासर हुए थे पहले, नाउ अगेन दे हैव जॉइन्ड द ड्यूटी। हमारे पास इस वक्त कोई 497 ऐसे हैं जो ड्यूटीज़ पे वापस आ चुके हैं, जो कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। उसमें हर रैंक के हैं, उसमें DIG रैंक के ऑफिसर्स से लेके तो कांस्टेबल के रैंक तक, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ उसमें है, फिर उसमें जो हमारा ये जो बाकी स्टाफ होता है जैसे हमारे खाकरोब हैं, नायब कासिद हैं, वो उसमें हैं। और आप यकीन जानिए कि ये सारे अफसरान कांस्टेबल से लेके IG DIG के रैंक तक जो रिकवर हुए हैं, सारे बहुत अच्छे जज्बे के साथ और बहुत खुलूस के साथ इस वक्त वापस आए हैं। वो सारे यही कहते हैं कि हम उसी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे जो ड्यूटी हम पहले करते रहे हैं, और बल्कि ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ, बिकॉज उन्होंने वो सारा कुछ देख लिया, ख़ासकर जो कोरोना रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं। बल्कि एट टाइम्स तो हमें मुश्किल हो जाता है कि हम उनको जब उनको हमने कहा कि आप जब एक दफ़ा नेगेटिव हो भी जाएँ तो उसके बाद भी 3-4 दिन आप भले ऑफ ड्यूटी रहें, लेकिन वो फिर भी ड्यूटी पे आने के लिए उनका जोश और जज्बा है, और हमें बड़ी खुशी होती है ये देख के। अच्छा, ज़रा उन एहलकारों के बारे में बताइए कि जो कोरोना का शिकार हो जाते हैं, तो फिर ये बताइएगा कि पुलिस का महकमा किस तरह से उनकी फैमिली का साथ देता है, उनके साथ ताउन करता है? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है जैसे हमारे पॉजिटिव हैं 1166 ऑफिसर्स और मैन, हम ने बजाय ये इंतज़ार करने के
कि हुकूमत ऐलान करे और हुकूमत हमें पैसे देगी तो हम वो पैसे देंगे। हमने अपनी मदद आपके तौर पे जो हमारा वेलफेयर फ़ंड है, IG साहब डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने हुक्म दिया कि हम 25,000 हर एक को उसी वक्त इमीडिएटली दे दें ताकि वो अपना इलाज करा सकें। वो हम अपने वेलफेयर फ़ंड से दे रहे हैं, जो हमारे कांस्टेबल से लेके IG साहब तक हर एक हम अपनी तनख्वाह से कटवाते हैं और एक वेलफेयर फ़ंड है हमारा। सो हम उसमें से पैसे इमीडिएटली उनको दे देते हैं। हम उनका ख्याल भी कर रहे हैं। उनका के लिए एक हमारे पूरे DIG रैंक के ऑफिसर हैं, DIG वेलफेयर जो CPO में बैठते हैं, वो उनके वेलफेयर का लुक आफ्टर कर रहे हैं। DPO CPOs RPO से हम पूछते हैं। मैं रोज़ाना लिस्ट लेता हूँ तमाम पूरे पंजाब से कि कौन पॉजिटिव हुआ है पिछले 24 घंटे में और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ किसकी ड्यूटी है। सो हम उनका फॉलोअप कर रहे हैं। जो नेगेटिव हो जाते हैं उनका भी हम फॉलोअप कर रहे हैं और हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद कर सकें, ख़ासकर जब ये पॉजिटिव होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं या किसी क्वारंटीन फैसिलिटी पे होते हैं। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। अब हम ज़रा बलूचिस्तान की बात भी कर लेते हैं। DIG क्वेटा एतजाज़ गुराया साहब हमको ज्वाइन करें। वेलकम टू नया दिन। सर, ये फरमाइएगा, उन एहलकारों का जज्बा क्या है जो कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं, वापस ड्यूटीज़ पर आ रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? देखिए, जैसे आपको पता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस और क्वेटा पुलिस ख़ास तौर पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दहशतगर्दी का भी शिकार रही और अभी वबा का भी शिकार है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक वबा के बाद या हर एक मुसीबत के बाद हमारा जज्बा पहले से आगे ज़्यादा निखर के आया है। इसमें शहादतें भी हमारे पास हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी मैंने नहीं देखा, आप भी इसी शहर में रहते हैं, बाहर आप जाते भी हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा कोई चौक, कोई जगह ऐसी खाली हो जहाँ पे पुलिस वाले मौजूद ना हों। क्वारंटीन सेंटर्स में भी पुलिस मौजूद है, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ टेक अवेज हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी तो साथ साथ चलते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए पुलिस मौजूद है। और पूरे जज्बे के साथ हमारा जज्बा ये है कि आवाम की खिदमत हमने सबसे पहले रखनी और अपना जो फ़र्ज़ है, जो इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद हमें मिलता है, उस फ़र्ज़ को हमने अच्छे और एहसन तरीके से सर अंजाम देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारे बीमार भी ज़रूर हुए। क्वेटा पुलिस के अगर मैं टोटल बात करूँ सिर्फ क्वेटा पुलिस की, तो हमारे 31 जवान और अफसर कोरोना से मुतासर हुए, जिसमें से 8 अभी भी जिनका पॉजिटिव चल रहा है, 23 बाकी निकल गए। उनमें से 3 की क्वेटा की डेथ हो चुकी हुई है, जिसमें हमारे एक SP सरियाब के वो भी शहीद हुए, एक हमारे DSP थे मामला वो भी शहीद हुए, एक हमारे कांस्टेबल थे वो भी शहीद हुए। इसी तरीके से जो बाकी यूनिट्स हैं जो क्वेटा में काम कर रहे हैं, उनको भी IG साहब की तरफ से बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रॉपर SOPs पे अमल करें। ऑफिसेज़ में हमने स्टाफ बहुत कम कर दिया हुआ है, नीड टू नो की बेसिस पे जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत है, उसको हम वापस बुलाते हैं कि आके वो काम करे, और बाकियों को ताकि दफ्तरों में भी रश उस तरीके से ना हो सके। सही। एतजाज़ साहब बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे गुफ्तगू। तो ये जो आदाद शुमार थे, ये जो सूरत हाल थी, ये इसको आपके सामने रखना, आपके सामने लाना इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ये ट्रैफिक में फंसना और आगे बढ़ जाना, पुलिस एहलकारों को देखते हुए आगे बढ़ जाना, बस इतना काफ़ी नहीं है। ये याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि वो मौसमों से और वबा से लड़ रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए। और इसमें बड़ी बात क्या है, ये हीरोज़ हैं वाकई। ये बीमार होते हैं, कोरोना का शिकार होते हैं, घर जाते हैं और सही होने के बाद में जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और फिर उसके बाद में ये भी नहीं कहते कि ज़रा शिफ्ट छोटी रखिएगा, थोड़ा सा मौसम का ख्याल कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही हैं वो हीरोज़ जिनको आज हमने सलाम पेश कर दिया। जरा बात कर लेते हैं प्लाज्मा डोनेशन से मुताल्लिक। कोरोना से लड़कर नई जिंदगी पाने वाले कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं, दूसरों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत जिंदा है जनाब, क्योंकि फैसलाबाद के ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो घुप अंधेरों में कोरोना मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आपको आज हम इन नौजवानों से मुलाकात कराते हैं कि वो कैसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपना प्लाज्मा बेच के दूसरों की ज़िंदगियों का सौदा कर रहे हैं, मगर इंसानियत अभी ज़िंदा है जनाब, क्योंकि फैसलाबाद में ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो गुप अंधेरों में गिरे कोरोना मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आइए आपको इन नौजवानों से मिलवाते हैं। मेरा नाम सैयद कामरुल रज़ा है।
हम 15 से 20 दोस्तों का ग्रुप है जो हम फैसलाबाद में काम करें। अच्छा कामरान साहब, ये बता दें कि ये ख्याल किस तरह से आपके माइंड में आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए प्लाज्मा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जा सके। मैं फैसलाबाद का पहला पेशेंट था जो 23 मार्च को पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ था और फिर मैं नेगेटिव हुआ। क्वारंटाइन करने के बाद मुझे बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हुई उन लोगों की जिनको प्लाज्मा रिकवर्ड पर्सन का चाहिए था। और एक जो लास्ट कॉल मुझे आई उसमें वो रो के जो उसका अटेंडेंट था वो कह रहा था कि मेरे प्लाज्मा से किसी की लाइफ बच सकती है। तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। उस वक्त इंडिविजुअल तौर पे काम शुरू किया अपने जो रिसोर्सेज उनको यूज़ करते हुए। जब राब्ते करने शुरू किए तो पता चला कि कुछ और लोग भी ये काम कर रहे हैं। फिर उनको हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। अभी तक कितने लोगों को प्लाज्मा जो है वो दिलवा चुके हैं और फैसलाबाद से आपके पास मज़ीद कितने लोगों की दरख्वास्तें हैं? फैसलाबाद के अंदर हम लोग अभी 60 से 70 लोगों को प्लाज्मा सप्लाई कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर्ड हो चुके हैं। पूरी पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट है वो 500 के करीब है हमारे पास जिनको डिफरेंट ग्रुप्स के प्लाज्मा रिक्वायर्ड हैं। अभी तक आप लोगों ने जो प्लाज्मा मरीज़ों को दिया है उसमें से कितने मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं और किस एज के मरीज़ों की आपके पास ज़्यादा शरह आई है कि उनको प्लाज्मा जो है वो चाहिए? इस वक्त जो दरख्वास्त हमारे पास आ रही है वो 80 साल से लेके 7 साल तक की आ रही है और जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो 60 प्लस के हैं और जो ज़्यादा वनरेबल है। इसमें रिक्वेस्ट सबसे यही है कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें ताकि एक लोग से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों की जान बचाई जा सके। वो लोग जिनको साइन एंड सिम्टम्स है उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए हम उनको टेस्ट भी करवा के देंगे और अगर उनकी प्लाज्मा थेरेपी कहीं काम आ सकती है हमारे लिए तो डेफिनेटली हम वो करवा के देंगे। वाले साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई कि उनका सांस जो है वो उखड़ना शुरू हो गया था। तो फिर हमें प्लाज्मा की ज़रूरत थी। इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। हमें ना प्लाज्मा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डोनर अरेंज करके दिया। हमारे यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं और प्लाज्मा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डोनेट करते हैं। तो ये काम ऐसा था, ये मामलात ऐसे हैं, ये हालात ऐसे हैं कि इसमें अगर कहीं दूर से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे, उम्मीद की किरण दिखाई दे तो फिर उसको इनकरेज करना, उसको सबके सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। और हम नया दिन से रोज़ाना ही कोशिश करते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग मुश्किल हालात का सामना डट कर रहे हैं उनको आपके सामने लाएं। तो फिर इस मामले के ऊपर हमारा ध्यान क्यों ना होता, हमारी तवज्जो क्यों ना होती। हमने अपने मेहमानों को इसीलिए मदऊ किया, सैयद कामरान रज़ा और उज़ैर अली। वेलकम टू नया दिन। कैसे आप लोग? बहुत सारे आप लोग। ये मैं बाकी सवाल तो आप लोगों से करूंगी लेकिन पहले मुझे ज़रा ये बताएं, ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग काम करते हैं? मास्क, सैनिटाइजर्स, फासला रखना और फिर अच्छे टास्क के ऊपर काम करना, पूरा वक्त आप लोग इस सब के ऊपर ध्यान देते हैं? ये सबसे पहले नंबर पर आती है बात? जी बिल्कुल, हम तमाम SOPs को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी डोनर्स होता है, हम किसी को भी अगर मोटिवेट करते हैं तो हम पूरा सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह और हर चीज़ को मरूज़ खातर रख के करते हैं। वाह। और एक बात ये भी बताइएगा, ये लोगों को समझाना कि एक तो ये कि सिर्फ प्लाज्मा की बात नहीं है, बात ये कि आपको लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि ये जो एहतियात मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ या आपके लिए भी ज़रूरी है। कोरोना एक हकीकत है, ख़तरनाक हकीकत है, इससे बचना है। और फिर उसके बाद में प्लाज्मा आतिया, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, आपको लोगों की आरा सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, फिर उसको काउंटर भी कहीं कहीं करना पड़ता होगा। थोड़े से वो हालात बताएंगे आप हमें? जी, इसमें मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि मैं पहला फैसलाबाद का पेशेंट था जो 23 मार्च को कोरोना डिक्लेयर हुआ था पॉजिटिव। उसके बाद फिर मैं नेगेटिव हुआ और जब मैं नेगेटिव करके क्वारंटाइन से बाहर निकला तो मुझे लोगों की कॉल आना शुरू हुई और उन्होंने बताया कि मेरे प्लाज्मे से 2 लोगों की लाइफ बच सकती है। जो लास्ट कॉल मुझे आई थी उस पेशेंट का अटेंडेंट जो था वो रो के रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर मैं उसे प्लाज्मा दे दूं तो उसका मरीज बच सकता है। उधर से आइडिया आया कि इस पे काम होना चाहिए, तो अपने इनिशियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैंने काम शुरू किया। फिर सर ज़ीशान से मुलाकात हुई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी अपनी इंडिविजुअल रिसोर्सेज से काम कर रहे थे।
तो फिर उनको साथ मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि हम खुद क्वारंटाइन रह चुके हैं, हम लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमने खुद प्लाज्मा डोनेट किया है, तब इसलिए लोगों तक बात पहुँचाना भी हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि अगर आप खुद उस पेन से गुजरे तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह लोग इस पेन से गुजर रहे हैं। ठीक, अच्छा आपने अपनी कहानी तो शेयर की, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये जो प्लाज्मा आपने डोनेट किया, आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में गए, कहाँ पर गए, प्लाज्मा कहाँ पे आपने डोनेट किया, कैसे उस शख्स को लगाया गया? जी सर, इसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे मेरा पहले पॉजिटिव एक रिपोर्ट आई, फिर 2 नेगेटिव रिपोर्टें आई। उन 2 नेगेटिव रिपोर्टों के 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। उसका फिर हम लोगों ने टेस्ट करवाया, शौकत खाना और डिफरेंट लेबोरेटरीज टेस्ट कर रही हैं। ठीक है। उससे पता चल जाता है कि आप पेशेंट थे और आप किस हद तक रिकवर कर चुके हैं और आपके अंदर कितना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुका है। और वो रिपोर्ट के बाद फिर क्रॉस मैच होता है। क्रॉस मैच होने के बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है कि जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है उसको फौरी तौर पर प्लाज्मा सप्लाई किया जाए। और ये सारा प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर अंडर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट के अंडर होता है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये तरीका इलाज तजवीज़ किया गया डॉक्टर ताहिर शम्सी की तरफ से और उसके बाद जब इस पर अप्रूवल आए गवर्नमेंट की तरफ से कि ट्रायल इसका स्टार्ट हो सकता है, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर ये हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो आपका रोल मैं समझ पाए, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, अदरवाइज होना वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में ही है, खुद से कोई ले नहीं सकता, कोई लगा नहीं सकता, राइट? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डोनर्स हैं हम सिर्फ उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे पास हमने बहुत सारे यंग डॉक्टर से जो है कांटेक्ट किया कि आप हमें रिकवर्ड पेशेंट की लिस्ट दें ताकि हम उन्हें कन्विंस कर पाएँ कि आप लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको शिफा याबी दी है और आपको रिकवर किया है, तो आपकी के प्लाज्मा से 2 लोगों की जान और बच सकती है। तो हमारे पास जो लिस्ट आती गई, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद हमने उनको कन्विंस किया। करने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई डोनर ऐसा है जो अपना टेस्ट नहीं करवा पा रहा, आपने उसके टेस्ट भी कराए, फैसिलिटेट किया, क्योंकि वक्त में बस कम है, डोनेट करने वाली जगह पर नहीं जा पा रहा, तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। हमारी फाउंडेशन ठीक, थोड़ा सा बता सकते हैं अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को कॉल्स की और उसमें से कितने लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया? सर इसमें ऐसा है कि ऑलमोस्ट अभी जो मेरे पास रिसेंटली लिस्ट आई है उसमें 240 रिकवर्ड पेशेंट है फैसलाबाद से, और फैसलाबाद सिटी से जब हमने कॉल की तो हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया, हमें पॉजिटिव रिस्पांस ही आया। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया खबर चला रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना प्लाज्मा सेल भी कर रहे हैं, सो दे डिमांड आल्सो कुछ कि आप हमें कुछ देंगे, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस को कर रहे हैं। ऐसा कोई भी डोनर जो कहता है कि हमारी डिमांड पूरी करें, हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप तो देखिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, और अगर कोई भी कहीं से बदनीयती का ज़रा सा भी गुमान होता है आप वहाँ से बिल्कुल हट जाते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपके इल्म में भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ डोनर्स ही नहीं, कुछ एजेंट्स भी हैं, वो आपके जैसे भले लोग नहीं हैं, वो उसको पैसे को चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट कराने के लिए वो पैसे ले रहे हैं और मुंह भर के पैसे ले रहे हैं। और सिर्फ प्लाज्मा की बात नहीं है, हम मास्क के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए सबके लिए भी देख रहे हैं, जिसको पैसा कमाना है, इसी मद में कमाना है, उन्होंने सीजन बना लिया है सबको। उनके लिए क्या पैगाम है आपका कि जो नेकी के वक्त नेकी नहीं करते, उस वक्त भी कारोबार करते हैं, उस वक्त भी पैसे को फौकियत देते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग ऐसा नेगेटिविटी में काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन जब से हमने काम स्टार्ट किया हमारा ताल्लुक सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बात कन्वे भी कर रहे हैं और लोग इसमें हमारे साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी दुनिया में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, अभी भी इंसानियत जिंदा है, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं। कोरोना वायरस के हमले बड़ी शिद्दत के साथ जारी हैं। 24 घंटों का अहवाल ये है जनाब कि इसी सब में इन 24 घंटों में 118 अफराद की जानें गई हैं। अब तक इस वायरस से जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 3039 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस के 5358 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 31,500 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में इस वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई।
ये हैं सारे के सारे आदाद शुमार जो 24 घंटों के थे, हमने आपके सामने रखे। ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की, ख़ास तौर पर लाहौर की, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट हैं, सरफ़हरिस्त उसमें लाहौर है और वहाँ बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ फ़ैसले किए गए थे वहाँ पे लॉकडाउन से मुतालिक। वो अलग बात है कि कल जब हमारी बात हुई लाहौर के कुछ शहरियों से तो उन्होंने भी कहा कि कहने को लॉकडाउन है, अदरवाइज़ एज सच कोई लॉकडाउन है नहीं, कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बट कैसे इस सिचुएशन को डील किया जा रहा है? नाउ वी हैव सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बैरिस्टर नबील ऐवान विद अस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आपकी नज़र में लाहौर में इतने ज़्यादा केसेस होने की वजह क्या है? जस्ट पॉपुलेशन या कोई और फैक्टर भी है? और जो मखसूस इलाके सील किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, आपको लगता है उन फैसलों का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये केसेस में कमी आएगी, सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी? देखें, लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और अब तक का जितना डेटा और सारी दुनिया में जिस तरह ये बीमारी का फैलाव हुआ है, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये कि जो बड़े शहर हैं और जिन शहरों में लोगों की मूवमेंट ज़्यादा है, जिन मुल्कों में लोगों की आमदोरफ्त अंदर जो बाहर से लोग आते हैं और जो बाहर जाते हैं, उन मुल्कों में ये पहले फैला है। ये चाइना से वेस्टर्न यूरोप गया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया और अब ये दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ आ रहा है। और इसके बाद अगली स्टेज में दुनिया के वो ममालिक जो जहाँ की पॉपुलेशन इतनी मोबाइल नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया है, अब इसके बाद ये वहाँ जाएगा। और यही पैटर्न एक सूबे के अंदर या एक रीजन के अंदर है। तो ये बीमारी सबसे पहले लाहौर में आई, यहाँ लाहौर से फिर उसके बाद छोटे शहरों में गई और वहाँ से अब मुफस्सल की तरफ भी जाएगी। तो लाहौर की आबादी भी जिस तरह आप सब के आपके इल्म में है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, तो इसी वजह से लाहौर में पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है। और अब तक का जो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है, पंजाब के टोटल पेशेंट्स का तकरीबन 48-49% पेशेंट लाहौर में है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। बाकी उसके बाद लाहौर में जो पिछले चंद हफ्तों में मरीज़ों की तादाद में अचानक इजाफा देखने में आया है, तो उसकी वजह यही है कि इस बीमारी की इन्फेक्टिविटी और जिस तरीके से ये फैलती है, उसको अगर सामने रख के देखा जाए तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे उन एक्शंस और डिसीजंस का नतीजा है जो हमने अब से 15, 16, 17, 18 दिन पहले लिए या किए थे। तो अब से कोई 1 माह पहले, जिस तरह हम सब के इल्म में है कि रमज़ान के जो दूसरा उसका हाफ था और ख़ास तौर पे आखिरी अशरा था, उसमें लॉकडाउन के बाद जब उसको रिलैक्स किया गया तो लोग बहुत बड़ी तादाद में मार्केट्स में आए, SOPs को फॉलो नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की गई। तो ये जो अब 2-3 हफ्ते चल रहे हैं, ये हमारे उन फैसलों और हमारे उन एक्शंस के नतीजे में आया है। और आज अब अगर हम लोगों का इंटरेक्शन, उनकी मूवमेंट अगर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, कम करें, तो ये बड़ी साइंटिफिक सी बात है कि अब के 2 हफ्ते के बाद हमें इसके असरात आना शुरू होंगे और वो उसमें पेशेंट्स की तादाद में कमी आएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स अब देखने को मिल रहे हैं और फिर ज़ाहिर सहूलत के लिए भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्लाज्मा ट्रायल को पंजाब भर में सीरियस नहीं लिया गया। उसकी क्या रीज़न रही, क्या वजह रही इस सब की? हिफाजती सामान की बिल्कुल कोई किल्लत नहीं है। हमने अपने लाहौर के जो तकरीबन 15 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को फ़ंड किया हुआ है, उनके पास पैसे मौजूद हैं और अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी जो मार्केट है वो अब से कोई 2-2.5 माह पहले वो बहुत टाइट थी और ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन अब चाइना में प्रोडक्शन शुरू है, पाकिस्तान में कई चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वक्त अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। और हमारे पास पंजाब हुकूमत के किसी हॉस्पिटल, ज़ाहिर है सर के जो प्लाज्मा ट्रायल से मुतालिक हम बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं बिकॉज डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने भी हमारे शो में आकर कहा कि जो स्टैट्स प्रोविंशियल वाइज हमारे सामने हैं, तो पंजाब सर पॉपुलेशन में सबसे ऊपर, लेकिन प्लाज्मा ट्रायल बता रहे हैं हमें कि वहाँ पर सीरियस नहीं लिया गया। इसकी रीज़न प्लीज़ बताइए सर। ये इलाज भी इसके बारे में कहा गया कि इसका फ़ायदा पेशेंट्स को हो सकता है। उसमें हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स, हमारे एक्सपर्ट ग्रुप, इनमें काफ़ी मुतज़ाद राय पाई जाती थी। अभी भी जो हमारा इस वक्त सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है लाहौर में, और जहाँ पे तकरीबन 80-90% डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ काम करने के लिए, तो उनकी राय ये थी कि हम ये ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल में नहीं देंगे। उनका कहना ये था कि इसमें अगर ये हम प्लाज्मा का इलाज करते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा है और फ़ायदा होने का इम्कान कम है। तो कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सपर्ट्स ने कहा कि चूँकि ये ट्रायल दुनिया में कई जगहों पे हो रहा है, तो हमें भी ये ट्रायल उन्हीं हिफाजती तदाबीर और उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए।
तो हमारे यहाँ तो ये प्लाज्मा पे काम हो रहा है। हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में भी प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है, लाहौर में PKLI में प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है और वो प्लाज्मा बाकी हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो उसको अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर सकें। और हमारे 1-2 जो पब्लिक हॉस्पिटल सेंटर्स हैं वो प्लाज्मा तैयार करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है, इससे मुतालिक मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा, लेकिन चलिए क्योंकि वक्त कम है तो एक और मामला भी था जिस पर कॉमेंट चाहिए आपका, क्योंकि 2 रोज़ पहले खबर आती है UK से और उस पर बहुत डिस्कस है बिकॉज दैट्स अ चीप ड्रग दो इट्स स्टेरॉइड, बट उसके हवाले से कहा जा रहा है कि मरीजों की जान बचाई जा रही है उस मेडिसिन डेक्सामेथासोन। सर पाकिस्तान में, पंजाब में जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं, क्या उनको डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स दी जा रही हैं? डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है और लाइफ सेविंग ड्रग है और इसके लिए भी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जब किसी पेशेंट पे इसने इस्तेमाल होना है। और हमारा जो डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप है, वो ग्रुप अब से तकरीबन 1.5-2 माह पहले कई एडवाइजरीज और गाइडलाइंस इशू कर चुका है कि वो कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें इस स्टीरॉयड ड्रग ने यूज़ होना है। तो हमारे यहाँ ये पहले से हो रहा है। अच्छा। और ये पूरी दुनिया में ही तकरीबन हो रहा है, लेकिन ये पिछले 1-2 दिन में इसका शोरा ज़रा ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इंग्लैंड में किसी यूनिवर्सिटी ने इसके ट्रायल का ऐलान किया और उसके कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स का भी उन्होंने पब्लिकली उसको अनाउंस किया। तो वरना ये इंजेक्शन यहाँ पहले से इस्तेमाल हो रहा है। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अमेरिका के एक नाम निहाद माहिरीन फलकियात और साइंसदानों ने यह दावा किया कि कदीम तहजीब के मुतनाज़े माया कैलेंडर के मुताबिक दुनिया रवा माह 21 जून को ख़त्म हो जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। माया तहजीब के रह जाने वाले एक मुतनाज़े कैलेंडर में 8 साल पहले ये दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को क़यामत आने वाली है। फिल्म भी बन गई थी एक हॉलीवुड में, याद होगा आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साल 2012 नहीं बल्कि 2020 था ये। एक और ख़बर भी है कि पाकिस्तान में 21 जून को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। रिंग ऑफ फायर की वजह से दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। लेकिन मौसम पर भी इसके कुछ ना कुछ असरात तो होंगे और शख्सियात पर, लोगों के सितारों पर इस सब के असरात होंगे नहीं होंगे, खबरें दो, लेकिन बात करने के लिए शख्सियत एक। माहिर इल्म नजूम कनान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। कनान साहब, ज़ाहिर है दोबारा से बहस शुरू हो गई है इस कैलेंडर को लेकर। सवाल वही 21 जून क्या होने जा रहा है, क्या बता रहे हैं सितारे? जी बिल्कुल, ये जो दावा किया गया है ये पहले भी 2012 में किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 का इन्होंने कहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये मायान कैलेंडर के मुताबिक अभी 21 जून 2020 का दावा किया गया है। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसा तो इंशाल्लाह कुछ नहीं नज़र आ रहा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इस तरह की कोई चीज़ है। यस, डेफिनेटली दुनिया के ऊपर कुछ असरात जो हैं वो ज़रूर देखने में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया सूरज ग्रहण के हवाले से, जी। तो उसके कुछ असरात ज़रूर मौजूद हैं। स्पेशली 21 जून से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स हों, खुदा न खास्ता, या क्लाइमेट चेंज। ये आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं या कोरोना? जी बिल्कुल, जी पाकिस्तान के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो मौसमी तब्दीलियां हैं, जैसे बारिशों का ज़्यादा होना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इन कंट्रीज़ में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं या फिर बारिशों का ज़्यादा होना या पानी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो सैलाब हो या पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हों कंट्रीज़ की आपस में, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने में मिलेंगी और ये चेंजेस ज़रूर आती हुई नज़र आ रही हैं। या फिर इसके अलावा हम देखें तो कुछ इंडिया को मज़ीद चाइना से प्रॉब्लम्स आने वाली पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इस सूरज ग्रहण के बाद जो है वो 6 मंथ का दोबारा से जो है इसका इंडिया का बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब थप्पड़ गिने नहीं जा सकते जितने पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं 21 जून 2020 के सूरज ग्रहण के हवाले से बात करता हूं तो चाइना मजीद अग्रेसिव नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 मंथ जो हैं
इस पर मैं पहले भी 2019 के एंड में बात कर चुका हूं कि मोदी का बहुत बुरा टाइम शुरू हो चुका है, जिससे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, मोदी को प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी मैशियत को जो नुकसान होगा वो कई साल तक ठीक नहीं हो सकता। तो अभी मेरी ये प्रेडिक्शन है कि फिलहाल तो मोदी की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये प्रेडिक्शन भी बताइए मुझे, और साथ में प्लीज क्विकली ये भी बता दीजिएगा प्रेडिक्शन के साथ साथ कि एक कोरोना तो है, खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में भी कुछ वबाएं तो नहीं है? जी बिल्कुल, कोरोना की जहां तक हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूं तो आने वाले टाइम पीरियड में कोरोना तो इंशाल्लाह कमी की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो थोड़ा सा सॉरी टू से मिसमैनेजमेंट का भी चीज़ें रहेंगी आने वाले टाइम पीरियड में। सितंबर जो है 2020 का, ये वर्ल्ड वाइड कोरोना के हवाले से जो है वो रिलीफ मिलेगा, तो उसमें इंशाल्लाह मज़ीद पाकिस्तान को भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि जो जून के करीब है कहीं ना कहीं कोरोना की मेडिसिन सामने आएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि बड़ी सस्ती मेडिसिन जो है फिलहाल पाकिस्तान में 90 से ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं, उससे कोरोना का इलाज जो है वो सामने आया है। अब ये अलग चीज़ है कि इसको महंगा कर दिया जाए मेडिसिन को या शॉर्ट हो जाए। थोड़ी तस्दीक कर देता हूँ कि वो कोरोना का इलाज तो नहीं, लेकिन हाँ लाइफ सेविंग तो ज़रूर है। जी बिल्कुल, उस पर कुछ रिसर्च मैंने ये बड़ी है शेफ साहब के, उसमें आ रहा है कि वो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में चले जाते हैं या जिनको स्टेरॉइड है सर, स्टेरॉइड का ज़रा इम्पैक्ट बॉडी पर ऐसा ही होता है। मैं इसलिए कोरोना की दवाई इसको नहीं कंसिडर करता। आप वैक्सीन का बताया ना, वैक्सीन कब आएगी? मैं ना वो एक प्रेडिक्शन आप कर रहे थे, वो मैं बीच में मैंने जुमला और सवाल रख दिया था, प्लीज वो भी बता दें, दोहरा दें अपनी प्रेडिक्शंस आप प्लीज। जी, तो कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो है इंशाल्लाह इसी मंथ में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी अच्छा, आपने मोदी नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया के हवाले से क्वेश्चन किया था, तो जो इंडिया का है इस 21 जून के बाद मजीद वेट टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन ये रहेगी कि मुझे चाइना आने वाले 6 महीनों में ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ, और इंडिया को मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना को जो है वार लाइक सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। बांग्लादेश को भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसको देखूं तो यूएसए के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे चाइना के साथ नजर आ रहे हैं साउथ सी की तरफ से। तो हो सकता है चाइना और अमेरिका का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी थोड़ा सा अफेक्ट होता है इसका नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना जो है मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर्स के हवाले से और वॉर लाइक सिचुएशन के हवाले से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें देखने में मिलेंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस सारी प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंशाल्लाह वो तरक्की करती नज़र आ रही है, स्पेशली जुलाई के बाद से। ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह कहा, मैं चाह रहा हूँ दोबारा अगर कोरोना वायरस से मुतालिक प्रेडिक्ट कर दें, जो आपने कहा सितंबर पूरी दुनिया के लिए थोड़ा रिलीफ लाएगा, दैट गोज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल। यानी सितंबर तक हम केसेस देखते रहेंगे और सितंबर के बाद केसेस डाउन होना शुरू हो जाएंगे, मैं इसको ये समझूं? जी बिल्कुल शेफ साहब, अगर हम इसकी कोरोना के फैलाव की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 24 मई के बाद जो है न्यूमरोलॉजिकली मैं देखता हूं तो कोरोना का फैलाव जो है वो कमी की तरफ गया है कैलकुलेशन वाइज। लेकिन अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब एक भी पेशेंट कहीं घूम रहा है तो वो सबको इफेक्ट करेगा। तो कोरोना का इटसेल्फ जो फैलाव है उसमें कमी ऑलरेडी आ चुकी है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। लेकिन ये प्रॉब्लम्स इसलिए रहेंगी कि कहीं ना कहीं जो है मिसमैनेजमेंट है, लोग परहेज नहीं कर रहे। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो रिलीफ है कोरोना का, वैसे ही वो इंशाल्लाह ताला जो है सितंबर के बाद कोरोना का इख्तिताम हो जाएगा, उसमें चाहे मिसमैनेजमेंट भी रहे या दूसरी चीज़ें भी, तो वो इंशाल्लाह एंड है इसका। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ है वर्ल्ड वाइड। तो ये इंशाल्लाह ताला अपनी मौत खुद मर जाएगा सितंबर तक, तब तक हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा, लेकिन इंशाल्लाह रिलीफ ज़रूर मौजूद है उसके बाद। और वैक्सीनेशन की आपने बात की तो वो कहीं ना कहीं वैक्सीन इंशाल्लाह जो है वो एंड ऑफ जून में नज़र आएगी हमें, और वो इन्हीं कंट्रीज़ में से होगी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन्हीं 3-4 कंट्रीज़ में से होगी इंशाल्लाह। क्या बात है। और जिस तरह आपने कहा कि सितंबर, ज़ाहिर है मेरा तो सारा जो मेरी सुई है ना वो अटक गई है सितंबर तक, तो यानी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो अब सितंबर के बाद ही हम देखेंगे।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। सितंबर के बाद जो है वो 2020 का इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें इंशाल्लाह रिलीफ हमें मिलेगा और 2021 जो है वो रिकवरी का साल होगा। ठीक है, ये आपके प्रेडिक्शंस थी, बहुत शुक्रिया। कनान साहब साथ मौजूद थे आप और इससे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर प्रेडिक्शंस हैं, तालिक हम जो गुफ्तगू करते बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी आर्ट, पाकिस्तान का जो रंग है, इसकी बात हम करते हैं और इसको हम ज़ाहिर आज लिंक कर रहे हैं जो एहतजाज अमेरिका में हुआ जॉर्ज फ्लॉयड के हलाकत के बाद। पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने अमेरिका में हलाक सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश किया और बहुत इनके इस काम को सराहा गया। ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली कराची में मुकीम हैं और उन्होंने सियाफामों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए घर की दीवारों पर रिवायती ट्रक आर्ट के अंदाज में जॉर्ज फ्लॉयड की पेंटिंग्स बनाई। तो हमने सोचा कि आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने इस पर इस अंदाज से आवाज़ उठाई, रंग का इस्तेमाल किया, आर्ट का इस्तेमाल किया। हैदर साहब बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद हैं। आप रंग और नस्ल से बालातर होकर आप नहीं समझते कि ज़रा ज़िंदगी अहम है और हमें इसकी कदर करनी है, नो मैटर दुनिया भर में जिस तरह हम देखते आए कि रंग और नस्ल की वजह से बहुत से मसाइल तो हुए। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और समा पहले भी मुझे काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ शोज़ में इनवाइट कर चुका है। और खाली ये जॉर्ज फ्लॉयड की मोहब्बत पाकिस्तान से जो रंगों के साथ मिक्स अल्लाह ताला ने करके इसको दुनिया में एक पाकिस्तान का कोसो कज़ा जैसा समा पैदा किया है। रंगों के ज़रिए हम ट्रक आर्टिस्टों ने पाकिस्तान की तरफ से एक खूबसूरत एहतजाज का तरीका की नया पेश किया है। हम बचपन से देखते हुए हम भी आ रहे हैं, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी पाकिस्तान में देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कोई मसला हल होने को है ही नहीं। तो खामोशी बेहतर थी हमारे लिए तो यही ज़बान थी हमारी रंगों की। तो हमारा शुक्रिया कि दुनिया के मीडिया का और पाकिस्तान के ख़ुसूसन पाकिस्तान के मीडिया का भी और उन दोस्तों का जिन्होंने इस रंग को फैलाने में मदद दी पाकिस्तान के रंगों के। एक नया तरीका एहतजाज के रिकॉर्ड कराया दुनिया के अंदर रंगों के ज़रिए। किसी और आर्ट ने पाकिस्तान की तरफ से कभी कुछ काम किया है? एक 70 जब से पाकिस्तान बना है, एक हमारा आर्ट देखें दुनिया में रंग दिखा रहा है पाकिस्तान के, और हमारे आर्टिस्टों की वैल्यू जीरो है। हमारे आर्टिस्टों की तरफ कोई जगह ही नहीं है यूनिवर्सिटियों में उनके लिए। अलग से दिखाया हम लोगों ने, हमारे ट्रक आर्टिस्टों की मेहनत ने, पूरे पाकिस्तान के ट्रक आर्टिस्टों की मेहनत ने ये साबित किया है कि हमारे पाकिस्तान के रंग ही दुनिया में अमन फैला सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रंग अमन में। और ट्रक आर्ट के रंग, फुलपत्ती के रंग, फुलपत्ती पाकिस्तान जो टीम है हमारी जिसके फाउंडर अली सलमान नंचन है, उनकी अपना काम छोड़ के उन्होंने फुलपत्ती के ऊपर तवज्जो दी और आज देखें उनकी मेहनत रंग लेके आ रही है। नजर आ रहा है आप लोगों को ना कि हमारे सब, लेकिन हम इसमें गवर्नमेंट के कसूरवार क्यों? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जरदारी ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, बचपन से हर चीज सुनते आ रहे हैं, आज तक कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप ये देखें ना कि हम क्यों जरदारी पे, हम क्यों नवाज शरीफ हर बात उस पर डाल रहे हैं, क्यों इमरान खान पे डाल रहे हैं हर बात? हम खुद भी तो करें, हमारे इदारे हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए, हमारे लिए जगह नहीं है। दुनिया लाखों रुपए खर्च करके बुला रही है। तो जॉर्ज फ्लॉयड की जो ये कुर्बानी है अभी भी अगर हमें समझ नहीं आए तो फिर बेकार है इतना बातें करना। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कब समझ में आएगा? एक तरफ तो जॉर्ज फ्लॉयड ये वाली बात हो गई कि एक शख्स की जान गई तो लोगों का ध्यान इसके ऊपर गया कि रंग कुछ नहीं होते, नस्ल कुछ नहीं होती, इंसान एक जैसे होते हैं, दिल सबके पास है, फैमिली सबकी है, जान सबकी, जिंदगी जी हाँ। रंगों का मकसद ये है कि अमन फैलाना, सलामती की। एग्जैक्टली इस्लाम हमारा ये पैगाम, रंगों का पैगाम इस्लाम। आप देख नहीं रहे कितने हमारे मज़ारों पे ईरानी आर्ट हुआ है, मुख्तलिफ दुनिया से आर्ट लेकर आए हैं ये हमारे सूफी बुजुर्गान दीन, और हमारे उलमा कराम अपने रंगों से पेश कर रहे हैं, अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। सारे फिरके अपने अपने तरफ से एहतजाज ही कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन एक हमारा भी एक अलग स्टाइल है एहतजाज का। ये जो आपका स्टाइल है ना, और जो कि जॉर्ज फ्लॉयड को पेंट किया आपने, मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में ही, कितना आपको टाइम लगा? अभी तक देखिए इस वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद से लेके अब तक इसके ऊपर अभी तक हैशटैग्स हैं, सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। आम दिनों में भी एक दूसरे के साथ में अगर बैठे या बात करें तो ये तस्करा ज़रूर होता है। आपको कितना वक्त लगा ये एहतजाज का रंग इख्तियार करते हुए और इसको मुकम्मल करते हुए? देखिए वैसे ये काम, ये तो मेरे एक दिन का भी काम नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, अब मेरी 40-30 साल से मैं काम करता हुआ हूँ। ठीक है ना, ये तो समझ लें कि अगर मैं खुद करूँ ना तो 2 घंटे का काम है मेरा ये। तो ये शागिर्दों की मदद से मैंने सोचा चलो बच्चों को भी कुछ रंगों के बारे में बताऊँ। मैंने अपनी बेटी को, छोटे बेटे को भी इस पे लगाया। इस पे मेरा एक शागिर्द हुज़ैफा,
एक आशिक अली और मैं अपने बच्चों और मैं खुद शामिल हूँ। सलमान भाई अली सलमान अंचन जो है वो बीमार थे इस वक्त, इसमें घर पे जरा फ्लू हुआ था उनको जरा, तो और बाकी 4 दिन इस पे तकरीबन लगे। और दिन रात हम लोग, दिन जब मूड में होते हैं तो हम लोग दिन में देखते हैं ना रात देखते हैं, हम काम देखते हैं बस। अच्छा। तो बस वो नोट दिया, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए इस पे 3 से 4 दिन लगे। 3 से 4 दिन लगे। और आपने लोगों की तादाद भी बता दी, आर्टिस्ट कितने इसमें रहे साथ में ये भी बताया। मुझे जरा ये बताएंगे आप, अभी तो 2 स्टूडेंट हैं और 2 बच्चे। कोरोना के दिन है, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करना होता है, इसका ध्यान रखा था आप लोगों ने? जी हाँ, फासले से बैठेंगे। जी हाँ, वो तो मैं रहता हूँ, मैं नहीं, अरे आप वो उससे बेफिक्र, अल्लाह ने मुझे बिठाया ऐसी जगह पे, मैं हॉक्स पे समंदर के पास, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बच्चे नीचे रहते हैं। तस्वीर बच्चों को मैंने बताया, बेटा मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, आप इससे रंग भरो। तो मैंने इस तरह करके बच्चों को भी शौक बढ़ाया। शागिर्द भी मेरे साथ कर रहे थे काम, लेकिन एक तरीके से कर रहे थे। जब शागिर्द कर रहा था तो मैं बैठा हुआ था, मैं बैठता था तो शागिर्द करता था, इस तरह करके काम हो रहा था सारा। एक पूरा सेटिंग है मेरी, एक अपनी, एक हमारा एक पूरा स्टाइल सिखाने का अलग से। ऑनलाइन के मुझे गाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं सिखा सकूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। मजा नहीं, थैंक यू। मजा नहीं आएगा लेकिन फिर भी सिखा सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। ज़ाहिर नीड से टाइम है, ये करना पड़ेगा। एनीवेज जी, हम इस पर गुफ्तगू करते, बड़ा मजा आया, आखिर में शो के ज्यादा मजा आया। ना ख्याल रखिए, होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।